Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। राजेंद्र प्रसाद, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Asked Gandhi. Why, the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise, and they would go home. What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो अपने साथ कुछ और बड़े लॉयर्स को लेके बिहार आ जाते हैं गांधी जी को एडवाइस करने के लिए। और उनसे गांधी जी पूछते हैं कि अगर उन्हें जेल हो जाती है तो फिर वो सब क्या करेंगे। तो फिर एक जो सीनियर लॉयर होता है वो कहता है कि अगर गांधी जी को ही जेल हो जाएगी तो हम किसको एडवाइस करेंगे और किसकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो लोग घर वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर गांधी जी आगे से पूछते हैं कि शेयर क्रॉपर्स पर जो इनजस्टिस हो रहा है फिर उसका क्या होगा। तो फिर राजेंद्र प्रसाद और लॉयर्स डिस्कस करके ये डिसाइड करते हैं कि अगर गांधी जी जैसा एक स्ट्रेंजर उन पीजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार हैं तो फिर हम जो कि यहाँ पास में ही रहते हैं और फार्मर्स की तरफ से केस लड़ते हैं इतने टाइम से, अगर हम घर चले जाएंगे तो ये कितनी ज्यादा शेमफुल बात होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर गांधी जी को जेल होगी तो फिर वो सभी उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं। The battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down, and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. तो फिर क्या होता है कि जो उन लॉयर्स का और राजेंद्र प्रसाद का रिप्लाई होता है वो सुन के गांधी जी बोलते हैं कि ये जो बैटल है ये हम जीत चुके हैं। गांधी जी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले लोगों में इतनी ज्यादा हिम्मत कभी नहीं देखी थी कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा सके। और जो लॉयर्स होते हैं वो भी उन फार्मर्स की हेल्प करने के बजाय उनसे हैवी फीस चार्ज करते थे। लेकिन आज लॉयर्स बिल की उनकी हेल्प करने को तैयार हैं और एक यूनिटी है उनमें।
और जब सही ये सब मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते हैं अब। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने चंपारण का बैटल जीत लिया है। फिर वो उन लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद वो उन सब का ऑर्डर डिसाइड करते हैं, यानी कि सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ से अरेस्ट होना है, और वो लोग प्लान बना लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उस प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कि गांधी जी का केस ड्रॉप कर दिया जाए, यानी कि बंद कर दिया जाए। तो फिर ऑथर कहते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, यानी नॉन वायलेंस से, हमने ब्रिटिशर्स को पहली बार ओपोज किया और हम जीत गए। फिर जो गांधी जी होते हैं वो और जो लॉयर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी करते हैं जिसमें वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाते हैं और पीजेंट्स की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी जाती हैं प्रूफ के लिए। और जब ये सारे एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तब लैंडलॉर्ड्स भी प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि सारे प्रूफ्स उनके खिलाफ थे और वो भी अपोज करने लग जाते हैं। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. Gandhi had four protracted interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers' situation. The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months, and then again for several shorter visits. The Gandhi, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो फिर क्या होता है कि जून में गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाते हैं, लेकिन उनसे मिलने जाने से पहले वो अपने कुछ खास लोगों से मिलते हैं, यानी कि अपने चीफ सपोर्टर से मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं सिविल डिसोबीडियंस का, इन केस कि वो वापस ना आ पाए वहां से और उन्हें वहां कुछ हो जाए। तो फिर गांधी जी 4 बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज देते हैं गवर्नर को, और इनके रिजल्ट में जो गवर्नर होता है वो एक ऑफिशियल कमीशन बना देता है, यानी कि कुछ लोगों की एक कमीशन बना देता है, एक कमेटी टाइप्स बना देता है इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए। और उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे। लेकिन उस कमीशन में गांधी जी अकेले ही थे जो पीजेंट्स की साइड पे थे, बाकी तो कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए उस कमीशन में सिर्फ गांधी जी ही थे जो कि एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि गांधी जी 7 मंथ्स तक चंपारण में रहते हैं बिना एक भी बार चंपारण को छोड़े। एक पीजेंट गांधी जी के पास आता है और वो उनसे अपने विलेज को विजिट करने के लिए कहता है, और गांधी जी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विजिट कुछ दिनों की होगी, लेकिन वो विजिट तो गांधी जी को का पूरा 1 साल ले लेती है, और वो विजिट उनकी यही विजिट थी। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants, but how much we must pay? They asked Gandhi. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J. Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range.
Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. तो फिर जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई थी उन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उसमें बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उनके खिलाफ में और उनके जो सारे इनजस्टिसेस उन्होंने किए थे उसके बारे में। तो जब वो उन एविडेंसेस को देखते हैं तब वो खुद ही उन फार्मर्स को रिफंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो गांधी जी से पूछते हैं कि उन्हें कितने पैसे देने होंगे फार्मर्स को, और वो सोचते हैं कि गांधी जी कहीं फुल पेमेंट वापस ना मांग ले जो कि उन्होंने इलीगली फार्मर से ली है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ 50% देने होंगे फार्मर्स को। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही थी वहां पर तो एक ब्रिटिश मिशनरी था वहां पे जो कि उन सारी चीजों को काफी क्लोजली देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने सिर्फ 50% अमाउंट मांगा तब वो बिल्कुल फर्म और अनशेकेबल लग रहे थे अपने डिसीजन पे। तब लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं कि वो सिर्फ 25% ही रिफंड करेंगे, ये सोचते हुए कि गांधी जी इस बात को मना कर देंगे। लेकिन फिर वहां पर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब गांधी जी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंड दिस ब्रेक्स द डेडलॉक, यानी कि जो अत्याचार इतने टाइम से चल रहे थे जैसे कि सब कुछ रुका हुआ था वो जो लॉक था वो टूट जाता है और फाइनली एक अच्छी चीज होती है पेजेंट्स के लिए। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो फिर क्या होता है कि वहां पर वो जो सब लोग होते हैं वो उस 25% के लिए उस 25% के रिफंड के लिए अग्री करते हैं। फिर इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो ये समझाते हैं कि उन्होंने इतना कम अमाउंट रिफंड करने के लिए क्यों मना नहीं किया। तो वो कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अमाउंट वापस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, फर्क इस बात से पड़ता है कि लैंडलॉर्ड सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को, पार्ट ऑफ मनी को और अपने साथ में पार्ट ऑफ प्रेस्टीज को, यानी कि वो पैसे के साथ साथ अपनी जो पावरफुल इमेज उन्होंने बना रखी थी उसको भी सरेंडर कर रहे थे। वो अभी तक समझते थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो फार्मर्स है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब सब चेंज हो जाएगा और जो फार्मर्स हैं वो भी समझ गए थे कि उनके पास भी अब पावर्स हैं और उन पीजेंट्स ने अपने अंदर करेज और हिम्मत डेवलप कर ली थी। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि सब इवेंट्स के बाद उन सबको पता चलता है कि गांधी जी की क्या पोजीशन थी और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो प्रॉपर्टी पूरी तरह छोड़ दी थी कुछ सालों में और सारी जमीनें जो थी वो फार्मर्स को वापस मिल जाती हैं और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है उसका जो सिस्टम था वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है।